भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 8 किसान, जमींदार और राज्य। इसका हम सबसे पहले दूसरा भाग पढ़ेंगे, ग्रामीण समुदाय। अभी तक हमने देखा नगर और ग्राम किस प्रकार बसते थे और लम्हों में मिट जाते थे। इसके बाद हमने ये देखा वहाँ कौन कौन सी खेती होती थी, जिन्स ए कामिल कौन थी, कहाँ गन्ना होता था, कहाँ चावल होते थे, कहाँ कपास होती थी। ये हमने सबका विस्तार से अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी होती थी। यानी कृषि उत्पादन को तो हम अच्छे से जानते हैं, किसान के द्वारा ही किया जाता है, इसी की भागीदारी होती है और पहल भी होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था? किसान जब खेती करता था, पूरी मेहनत करता था, तो मुगल समाज पर या मुगल साम्राज्य पर इसका क्या असर पड़ता था? क्योंकि किसान जब खेती करेगा, जितनी ज़्यादा वो ज़मीन के क्षेत्र में खेती करेगा, उतना ज़्यादा मुगल साम्राज्य को लगान प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा। यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। अगर हमें ये पता करना है कि किसानों के का और मुगल समाज का क्या संबंध था, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, उनका पता लगाना है। किसान जो खेती करते थे, उनके कितने समूह इसमें शरीक होते थे खेती करने में। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे और हम किसानों के समूह, उनके बीच के रिश्ते और उनके झगड़ों पर भी नज़र डालेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। यानी किसान, इस काल में किसान ज़मीन का भूस्वामी होता था, उसकी मिल्कियत होती थी, ज़मीन का मालिकाना हक किसान के पास होता था। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, मतलब समाज में किसानों का किस प्रकार का अस्तित्व था, कई मायने में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। कई मायने में किसान ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे और इस समुदाय के 3 घटक थे, जिनमें था सबसे पहले खेतीहर किसान। इसके 3 घटक थे, खेतीहर किसान, खेतीहर किसान, ये पहला घटक। दूसरा है पंचायत, दूसरा आता है पंचायत और तीसरा है गांव। गांव और गांव का मुखिया, नहीं, गांव का मुखिया होता था इसमें, गांव का मुखिया। इस मुखिया को मुकद्दम या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसको मुकद्दम भी कहा जाता था और मंडल भी। मुकद्दम या मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब हम आते हैं जाति और ग्रामीण माहौल 2.1 पर। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बंट गए थे। जो खेती करने वाले किसान थे, इनमें जाति और अन्य जाति जैसे अलग अलग समूहों में बांटा गया था और इस प्रकार से किसान कई समूहों में बंट गए थे। यानी जाति और अन्य जाति में भेदभाव हो गया था और इस कारण से किसान कई समूहों में बंट गया था। जाति और अन्य जाति का मतलब उन्हीं से आएगा, अस्पृश्यों से। खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे। कुछ ऐसे लोग होते थे जो खेती करते थे, उनको नीच समझे जाने वाले कामों में लगाया गया था, नियोजित किया गया था। ऐसे कार्यों में जो नीच अर्थात जो गंदे कर्म होते थे, उनमें उनको लगाया गया था। फिर खेतों में मजदूरी करते थे, या फिर वो क्या करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। या तो वो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे, या फिर वो खेतों में मजदूरी करते थे। ऐसे लोगों को भी खेती में लगाया गया था। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उस समय खेती लायक ज़मीन की कमी हो, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या कम थी और भूमि का हमारे पास बड़ा टुकड़ा था, तो यहाँ पर खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी। फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे
जाने वाले काम ही दिए जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा भी था, जैसे ज़मीन की तो कमी नहीं थी, सभी लोग खेती कर सकते थे, लेकिन कुछ जाति के ऐसे समूह थे जिनको केवल नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जब वो खेती नहीं कर पाते थे, उन्हें केवल वो काम दिए जाते थे जो समाज के सबसे गंदे काम होते थे, नीच समझे जाने वाले काम होते थे। और ऐसे काम जब उनको दिए जाते थे तो जाकर के वो गरीब होने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, उस वक्त कोई जनगणना नहीं होती थी। 16वीं 17वीं शताब्दी में जनगणना नहीं होती थी। भारत में पहली जनगणना अंग्रेजों द्वारा व्यवस्थित रूप से सन 1881 में करवाई थी, लेकिन इससे पहले जनगणना नहीं होती थी। पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, जनगणना तो होती नहीं थी, लेकिन जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। कैसे समूहों का? जो नीच कामों में अपना जीवन चलाते थे और गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनके पास जो ऐसे लोग होते थे गांव में जो काम करते थे, जो वो काम कौन सा दिया जाता था उनको? जो नीच काम समझा जाता था, गंदा काम जो होता था वो उनसे करवाया जाता था। और इन लोगों पर कुछ जातीय पाबंदियां भी लगी हुई थी। जातीय पाबंदियां मसलन, आप अछूत हैं, आप गांव के जो सार्वजनिक कुआं है जिससे सभी लोग पानी भरते हैं, उस कुएं से पानी नहीं भर पाओगे, आपको कितने बजे क्या करना है, कहाँ खान पान करोगे, आप कहाँ नहीं करोगे, ये बहुत सारे जातीय प्रतिबंध लोगों पर लगाए जाते थे। इनके पास संसाधन भी कम थे और जातीय प्रतिबंध भी लगे थे। यहाँ तक कि इन लोगों को गड्ढों का पानी पीना पड़ता था, कुएं का पानी इन लोगों को नसीब नहीं हो पाता था। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की, ऐसी हालत थी उन लोगों की, उन किसानों की जो अन्य जाति के समझे जाते थे, उनकी ऐसी हालत थी जो आज के आधुनिक भारत में दलितों की है। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे और जो दूसरे संप्रदाय थे उनमें भी ऐसे ही भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रहा करते थे। मतलब मुसलमान संप्रदायों में भी हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े, इनको हलाल खुरान यानी गंदे कामों को फारसी भाषा में हलाल खुरान कहा जाता है, और ऐसे कार्यों में ये लगे हुए थे और ये गांव के बाहर रहते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाहजादा का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है नाविकों के पुत्र। जो नाव चलाते हैं उनको मल्लाहजादा कहते हैं। तो मल्लाहजादाओं का शाब्दिक अर्थ है नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती थी। यानी बिहार में जो नाव चलाते थे उनके पुत्र जो हुआ करते थे, उनके पुत्रों की तुलना दासों से की जाती थी, जो दास होते थे। यहाँ एक ग्रामीण सामाजिक जीवन का एक चित्र दिया जा रहा है। इस चित्र को अगर आप गौर से देखिए तो हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों को इसमें दिखाया गया है। यहाँ सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। पशुओं का पालन भी हो रहा है, पशुओं में भैंस है, ऊँट है, साथ ही साथ महिलाएं भी अपने घर का काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ एक ये दादी है जो कुछ कूट रही हैं। इधर चरखा चलाते हुए एक महिला को दिखाया गया है। साथ ही साथ कुछ गाय भी बंधी हुई हैं यहाँ पर, और मकान जो बने हुए वो झोपड़ियों में बने हुए हैं। पीछे कुछ किले नुमा इमारतें दिखाई दे रही हैं जो संभवतः राज परिवार की रही होंगी। कुछ मर्तमान भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ गोबर के उपल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका प्रयोग संभवतः भोजन बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता होगा। यहां हम अगले उस पर आते हैं, अगला पैराग्राफ। समाज के निचले तबकों में, जो समाज का नीचे वाला जो तबका था जिसको नीच काम दिए जाते थे, तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा
रिश्ता था। यानी जो निचले तबके के लोग थे, जिन्हें नीच काम दिए जाते थे, उनमें जाति के बंधन थे, उन पर गरीबी उनमें हुआ करती थी, और गरीबी के साथ साथ सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था उनका। समाज में क्या हैसियत थी उससे उनका सीधा रिश्ता माना जाता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में, मारवाड़ राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है, कई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती हैं। कई किताबें हैं मारवाड़ क्षेत्र की जो राजस्थान में हैं, और राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा पता है? राजस्थान का नाम पहले राजपूताना था। यहाँ पर राजपूत जाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्षत्रिय लोग निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम राजपूताना पड़ा था, और इसीलिए इसका नाम राजस्थान था। तो यहाँ राजस्थान की यदि बात की जाए तो मारवाड़ में लिखी एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। वो राजपूत को क्या मानते थे? किसान मानते थे। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। यानी जो जाट होते हैं ये भी किसान थे, लेकिन जातीय व्यवस्था में, जातीय अधिक्रम में उनकी स्थिति राजपूतों से नीची थी। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र, राजा का पुत्र। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। यानी 17वीं शताब्दी में जो वृंदावन आज का उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, उस वृंदावन में एक गौरव समुदाय के लोग वहाँ रहते थे। उन लोगों ने भी इस बात का दावा किया था कि हम लोग भी राजपूत हैं। चूँकि वृंदावन का जो क्षेत्र आता है राजपूत राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के गौरव समुदाय के लोगों ने भी ये कहा था, दावा किया था कि हम भी राजपूत हैं। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, यानी वो जमीन की जुताई भी करते थे और अपने आप को राजपूत भी कहते थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, यानी पशुपालन में और बागवानी में देखा कि बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है, तो अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। यानी इस समय 3 जातियां जो थी, अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां। माली चूँकि बागवानी करते थे और पशुपालन में अहीर और गुज्जर हुआ करते थे। अब ये जातियों का भी स्तर ऊंचा उठने लगा। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्थ भी किसानों की इसी जाति सामाजिक स्थिति पाने लगी थी। यानी अगर पूर्वी भारत की बात की जाए, जहां बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, तो पूर्वी भारत में भी पशुपालक और मछुआरों जो मछली पकड़ने का काम करते थे, जो पशुओं को पालने का काम करते थे, जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की इसी सामाजिक स्थिति पाने लगे थे। ये भी किसानों की तरह सामाजिक स्थिति में आ चुके थे। अगला हमारा 2.2 पंचायतें और मुखिया। 2.2 पंचायतें और मुखिया। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। जब गांव की कोई पंचायत होती थी तो इसमें बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। बुजुर्ग लोग ज़्यादा पंचायतों में इकट्ठे होते थे और पंचायतें भी वही निपटाया करते थे। आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, और जो बुजुर्ग होते थे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायतें में भी विविधता पाई जाती थी। कई ऐसे गांव थे जिसमें कई जातियों के लोग रहते हैं, कई ऐसे गांव हुआ करते थे जिनमें केवल एक ही जाति के लोग रहते हैं। तो जहां विभिन्न जातियों के लोग रहा करते थे तो वहां पर कई प्रकार की जातियों की विविधता भी पाई जाती थी। गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ कर जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। यानी गांव के लोगों के पास, जो पंचायत में जाते थे, उनके पास संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था
जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। मतलब जिस गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, 4 से 5 जाति के लोग रहते थे, उन जातियों के एक एक लोग या दो दो लोग इकट्ठे पंचायत में पहुंच जाते थे। और ये स्पष्ट होता था कि ये अल्पतंत्र, जाति पूरी लेकिन उसका प्रतिनिधित्व तो 1 या 2 व्यक्ति करते थे। और इस प्रकार से इसको अल्पतंत्र कह के यहाँ संबोधित किया जाता है। यहाँ गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। सभी संप्रदायों के लोग यहाँ आते थे पंचायत में, तो उनकी नुमाइंदगी हो जाती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेती और मजदूर के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। लेकिन ऐसी संभावना नहीं थी कि गांव की जो पंचायतें होती थी उन पंचायतों में छोटे काम करने वाले या नीच काम करने वाले लोगों को कोई जगह हो, यानी उनका भी कोई बुजुर्ग उसमें आए, ऐसी संभावना नहीं थी। उस पंचायत में जो नीच लोग समझे जाते थे उनको बुलाया नहीं जाता होगा, ऐसी संभावना जान पड़ती है। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। जो भी पंचायत फैसला देती थी उसको गांव में सभी लोगों को मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार मुखिया होता था, यानी जो पंचायत का नेतृत्व करने वाला होता था वो भी मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। उसको मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। कुछ जगह पर या कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि गांव में जो मुकद्दम, पंचायत का मुखिया जो भी होते थे, इनका चुनाव बुजुर्गों की सहमति से होता था। और इस चुनाव के बाद इन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। जब उनका चुनाव हो जाता था गांव के मुखिया का, तो उसकी मंजूरी उनको जमींदार से लेनी पड़ती थी। मतलब गांव के मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की सहमति से जब वो चुन जाता था तो उसको इसकी स्वीकृति या मंजूरी कहाँ से लेनी पड़ती थी? गांव के जमींदार से। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। और जो पंचायत का मुखिया होता था, गांव का मुखिया होता था, वो अपने ओहदे या अपने पद पर तभी तक रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। जब उस बुजुर्गों का भरोसा समाप्त हो जाता था तो गांव के बुजुर्ग उसको क्या कर सकते थे? बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। यानी गांव में कितना खर्च हो रहा है, क्या आमदनी है, तो मुखिया की निगरानी में ही ये सब कुछ होता था। मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। गांव के मुखिया का काम था कि गांव की आमदनी का हिसाब किताब रखे और इसमें उसका सहयोग करने के लिए पंचायत का पटवारी जो होता था वो मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था। पंचायत का खर्चा किससे चलता था? आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। यानी पंचायत का जो आम खजाना होता था उसमें हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अंश जमा होता था, उसी से पंचायत का काम चलता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव में आया करते थे। यानी कि मुगल साम्राज्य के जो टैक्स के अधिकारी या कर अधिकारी आते थे उनकी भी खातिरदारी उसी पैसे से की जाती थी जो पंचायत का एक खजाना हुआ करता था। यहाँ एक पंचायत का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र पर यदि हम नज़र डालें तो देखिए पंचायत के बीचों बीच सफ़ेद दाढ़ी लगाए एक पंचायत के मुखिया बैठे हुए हैं और यहाँ बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं जो इसमें हमें लगता है ये मुगल साम्राज्य के अधिकारी हैं जो यहाँ टैक्स लेने या किसी अन्य कार्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पंचायत में अन्य समाज के या अन्य जातियों के बुजुर्ग लोग ही इसमें दिखाए गए जिनकी दाढ़ी सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो भी सरकारी अधिकारी आते थे उनकी खातिरदारी पंचायत के खजाने से ही की जाती थी। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। जो पंचायत का जो पैसा होता था इकट्ठा, जिसमें गांव के सभी लोगों की हिस्सेदारी होती थी, इसका इस्तेमाल गांव में कभी बाढ़ आ जाती थी या कोई आपदा आ जाती थी तो उस समय भी किया जाता था। और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, और कुछ ऐसे काम होते थे जिन्हें किसान खुद नहीं कर पाते थे,
उसके लिए भी उस धन का उपयोग किया जाता था जो गांव में इकट्ठा हो जाता था पंचायत के पास। जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना, कभी कभी पंचायत के पास इतना धन हो जाता था तो गांव में कभी बांध की आवश्यकता है तो उस धन से बांध भी बना लिए जाते थे या फिर छोटी मोटी नहर भी बनाई जा सकती थी। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पंचायत का एक काम ये भी था कि गांव में जो जातियों की व्यवस्था थी, किस जाति को नीच काम दिए गए हैं, किस जाति को क्या काम है, जातियों के बंधन क्या हैं, इसके आधार पर पंचायतों की जिम्मेवारी होती थी कि वो जाकर के ये देखें कि गांव में सभी व्यक्ति अपनी अपनी हदों में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पंचायत के जाति के नियमों को तोड़ता है तो पंचायत उसको दंडित करती थी और पंचायत के आदेश को सभी को मानना पड़ता था। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। पूर्वी भारत में तो ऐसा नियम था, जब भी कोई शादियां होती थी गांव की, वो मंडल की मौजूदगी में, यानी जो पंचायत मंडल होता था उसकी मौजूदगी में होती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि पंचायत जाति के नियमों के अनुसार या जाति की हदों में ही शादी हो रही है या नहीं। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना करने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गाँव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। जाति की जो हदें थी, जाति की के जो नियम थे, यदि कोई इनकी अवहेलना करता है तो इसके लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखने का काम गांव के मुखिया का हुआ करता था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। यानी पंचायतों को क्या अधिकार था, वो जुर्माना लगा सकते थे किसी भी व्यक्ति पर जो नियम को तोड़ देता था, उस पर वो जुर्माना लगा सकते थे। और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। उन्हें कभी कभी तो समुदाय से निष्कासित भी कर दिया जाता था। जो पंचायत के नियमों को नहीं मानता था, जाति के नियमों की अवहेलना करता था, उसको संपूर्ण समुदाय से अलग कर दिया जाता था, जिससे कोई भी व्यक्ति पंचायत का किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। उसको, जिस व्यक्ति को दंडित किया जाता था, उसको एक निश्चित समय के लिए 6 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए आपको गांव से बाहर रहना होगा। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ऐसी नीतियां इसलिए चलाई गई थी जिससे जाति के नियमों की कोई अवहेलना ना कर सके। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत तो होती थी, लेकिन हर जाति की भी अपनी अपनी पंचायत हुआ करती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जातीय पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। कैसे? दीवानी के झगड़े जानते क्या होते हैं? दीवानी के झगड़े का मतलब है राजस्व संबंधी झगड़े, संपत्ति संबंधी झगड़े, इनको दीवानी के झगड़े कहा जाता है। इनको निपटाने का काम करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जातीय पंचायत के फैसले को मानता था। केवल फौजदारी के मामले छोड़ दो, शेष में तो राज्य जाति की जो पंचायतें होती थी उसको ही मान लेता था। यानी गांव में आपकी जाति की पंचायत ने जो निर्णय दिया उसको मुगल साम्राज्य भी मानता था। केवल फौजदारी के मामले होते हैं हिंसा वाले। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। पंचायतों से ऐसी भी शिकायतें की गई हैं कि राज्य के उच्च अधिकारी जबरन वसूली करते हैं या फिर बेगार का मतलब होता है जिस कार्य के बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता, उस कार्य को बेगार कहा जाता है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। मतलब या तो ये अर्जियां सबसे निचले लोग लगाते थे या फिर सामूहिक रूप से सब लोग इकट्ठे मिलकर के भी ऐसी अर्जियां लगा देते थे।
इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों, संभ्रांत का मतलब होता है जो सभ्य लोग होते थे, समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। मतलब या तो वो देखते थे कि संभ्रांत समूह के द्वारा हमारे खिलाफ कोई गलत काम किया जा रहा है, इसलिए वो अर्जियां देते थे, और वो उस काम को नैतिक नहीं मानते थे, अवैध मानते थे उसको। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग। सबसे बड़ी बात तो थी ज़्यादा कर की मांग। यदि लोगों से ज़्यादा कर वसूला जाता था, ज़्यादा कर की मांग की जाती थी, तो ऐसी अर्जियां दे दी जाती थी। इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। किसानों का जो दैनिक गुजारा था वो जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। यानी निचली जो जाति के किसान हुआ करते थे, जो नीच कर्म करते थे या छोटे से कार्यों में संलिप्त रहा करते थे, इनके बीच जो भी झगड़े होते थे, पंचायत के फैसले अलग अलग मामले में अलग अलग हो सकते थे। एक जैसे नहीं, जैसे अलग अलग मामले वैसे ही अलग अलग फैसले हुआ करते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। ज़्यादा टैक्स की मांग जब होती थी तो पंचायत समझौते का सुझाव देती थी कि समझौता कर लो आपस में। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। जब समझौता नहीं होता था तो किसान विरोध करते थे और उग्र रास्ते भी अपना लेते थे, जैसे कि गाँव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था।